आज के सेशन में मैं सुमति कुमारी सेमेस्टर 6 हिस्ट्री मेजर पेपर 14 का एफडी रूजवेल्ट के न्यू डील पुनर्व्यवस्था नीति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे अथवा एफडी रूजवेल्ट की पुनर्व्यवस्था से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हो सका। अथवा में एफडी रूजवेल्ट के अमेरिका की रणनीति का वर्णन करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं कि अमेरिका इतिहास में फ्रैंक डी रूजवेल्ट यानी एफडी रूजवेल्ट का कार्यकाल 1933 से 1946 का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पूर्व अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति इतने समय तक पद को सुशोभित नहीं किया। इतिहासकारों को भी मानना है कि राष्ट्रपति वाशिंगटन, लिंकन और ट्रूमैन के अतिरिक्त कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसको पदासीन होते ही एक साथ अनेक विस्मयकारी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। यानी कि अमेरिका इतिहास में देखते हैं कि फ्रैंक डी रूजवेल्ट लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे 1933 से 1945 ईस्वी तक, और जब ये राष्ट्रपति बने तो बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे देखते हैं कि इसके पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और ट्रूमैन को भी समस्या का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एफडी रूजवेल्ट को सामना करना पड़ा। और देखते हैं कि जिस समय फ्रैंक डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने थे उस समय अमेरिका भयानक आर्थिक मंदी का मार झेल रहा था। बैंक दिवालिया, नगरों एवं ग्रामों में बेरोजगारी, धन तथा निर्धन दोनों चिंताग्रस्त में डूबे हुए थे। कृषि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य गिर चुका था। यानी जब वे राष्ट्रपति बने थे 1933 में, तो अमेरिका और पूरा विश्व आर्थिक मंदी का समस्या झेल रहे थे। और ऐसी स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय बैंक दिवालिया हो चुकी थी, नगरों एवं ग्रामों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई थी, धनी व्यक्ति हो अथवा निर्धन व्यक्ति हो दोनों चिंताग्रस्त में डूबे हुए थे। कृषि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य पूरी तरह से गिर चुका था। अर्थात राष्ट्र का संपूर्ण आर्थिक तंत्र ढह रहा था। अमेरिका के इतिहास में देखते हैं कि रूजवेल्ट का नाम न्यू डील अर्थात पुनर्व्यवस्था, न्यू डील को हम लोग पुनर्व्यवस्था भी कहते हैं, के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि अमेरिका के इतिहास में देखते हैं रूजवेल्ट का नाम अगर पुकारा जाता है तो न्यू डील के नाम से ही जाना जाते हैं, जो एक चतुर्मुखी योजना थी। यानी जो न्यू डील जो लाए थे रूजवेल्ट, उसको हम चतुर्मुखी योजना के नाम से भी जाना जाता है। रूजवेल्ट अमेरिका राष्ट्रपति बनते ही सर्वप्रथम आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यानी जैसे राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका पूरा तरह से समस्या का सामना कर रहा था। ऐसी स्थिति में इनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक मंदी को दूर करना। फ्रैंक डी रूजवेल्ट के माता पिता शिक्षा देने के साथ साथ 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में पूरे यूरोप का भ्रमण पर भेजे थे तथा हवाई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया था। यानी फ्रैंक डी रूजवेल्ट को शिक्षा के साथ साथ 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच पूरे यूरोप में भ्रमण करवाए थे और हवाई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त किए थे। और 1920 ईस्वी में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उस समय इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण छोड़ देते हैं और सिर्फ राजनीतिक और गंभीर अध्ययन करना एवं व्यक्तिगत संपर्क द्वारा अपना निष्ठावान वर्ग तैयार करने लगे। यानी कि 1920 में जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े उस समय इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और राष्ट्रपति का पद छोड़ दिए और उन्हें सिर्फ राजनीतिक का गंभीर अध्ययन किए और व्यक्तिगत राजनीतिक विद्वान लोगों से संपर्क करते रहे और निष्ठावान वर्गानी अपना एक ग्रुप तैयार करने में लगे रहे। और 1932 में जब राष्ट्रपति का आम चुनाव हुआ तो इसमें चुनाव लड़े और इस दौरान अपने चुनाव अभियान में भाषण देते थे कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अमेरिका जनता को मैं न्यू डील यानी पुनर्व्यवस्था देने का आश्वासन देता हूँ। यानी कि जब ये चुनाव प्रचार में जाते थे तो भाषण देते थे, कहते थे कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो अमेरिका इस तरह का जो भयंकर समस्या का जो सामना कर रहा है उसे मैं न्यू डील के माध्यम से सब ठीक कर दूंगा। अमेरिकी जनता बड़े ही आशा के साथ इनको डेमोक्रेटिक दल से भारी बहुमत से विजय बनाया
और रूजवेल्ट की जनता से अगाध प्रेम करता था। रूजवेल्ट भी जनता से अगाध प्रेम करता था। कहने का मतलब है कि इतना अमेरिका समस्या का सामना कर रहा था, बेरोजगारी, भुखमरी, सभी लोग चिंताग्रस्त थे। ऐसी स्थिति में रूजवेल्ट अपने प्रचार भाषण में कहते थे कि मैं ही हूँ जो सब समस्या को ठीक कर देंगे। और वहाँ की जनता भी पूरा आशा भरी नज़रों से रूजवेल्ट को देखा और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव में जिताया। यानी अमेरिका में अभी भी दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। तो जो रूजवेल्ट थे वे डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें भारी विजय से जिताया। इसके साथ साथ रूजवेल्ट भी जनता से अगाध प्रेम करते थे और अपने जनता का सेवा भी करना चाहते थे। 4 मार्च 1933 को रूजवेल्ट राष्ट्रपति के पद आसीन हुए और न्यू डील नीति को लागू करने का प्रयास शुरू कर दिए ताकि अमेरिका को भयंकर संकट से बचाया जा सके। जैसे वो राष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही न्यू डील नीति को लागू करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं ताकि अमेरिका को बचाया जा सके। पुनर्व्यवस्था अर्थात न्यू डील का तात्पर्य आप लोग के एग्जाम में आएगा कि न्यू डील, तो न्यू डील की जगह पे अगर पुनर्व्यवस्था देगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, न्यू डील को ही पुनर्व्यवस्था कहा जाता है। तो न्यू डील या पुनर्व्यवस्था शब्द का प्रयोग रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरते समय किया था, जिसे सुनकर लंदन के अर्थशास्त्री भी चकित रह गए थे। रूजवेल्ट ने इस शब्द को स्पष्ट करने के लिए 150 पृष्ठों का पुस्तक की रचना भी कर दी। यानी कि जब न्यू डील शब्द है, जब इन्होंने राष्ट्रपति पद का नामांकन भर रहे थे उसी समय इस शब्द का प्रयोग किए, जिसे लंदन के जो अर्थशास्त्री थे वो भी सुने और चकित रह गए कि न्यू डील क्या है। तब रूजवेल्ट ने इस शब्द को स्पष्ट करने के लिए उन्हें 150 पृष्ठों का पुस्तक लिख दिए और उनमें इसका स्पष्ट किए। इतिहासकार वेड वाइल्डर ने कहा है, यह एक संकटकालीन कार्यक्रम है जिसका मूल उद्देश्य दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाना था। यानी कि न्यू डील क्या था कि अर्थव्यवस्था, जो दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है, उसे सही रास्ता में लाना है। और रूजवेल्ट ने स्पष्ट कहा कि इस कदम को उठाने के लिए कृत संकल्प हूँ जो संकटग्रस्त विश्व में एक संकटग्रस्त राष्ट्र को उठाना चाहिए। यानी रूजवेल्ट का भी कहना था कि न्यू डील लाने के लिए, यानी इस कदम को उठाने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ और एक ऐसा संकटग्रस्त विश्व में संकटग्रस्त राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं कि इस संकट को टालने के लिए उस अस्त्र की मांग करूंगा जो किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण के समय राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। यानी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का कहना था कि हम ऐसे न्यू डील को उठाने के लिए चाहे कोई भी समस्या आए, लेकिन हम न्यू डील को सफल बनाएंगे। जिस प्रकार अगर कोई देश पर बाहरी विदेशी आक्रमण करता है और उसको विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए तत्कालीन जो कदम उठाया जाता है, उसी प्रकार न्यू डील को हम लागू करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए उसी शक्ति का प्रयोग करूंगा। इसी उद्देश्य से 6 मार्च 1933 को आपातकालीन विधेयक पास कराएं जो राष्ट्र की वित्तीय, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए आवश्यक थे और पास किए गए। विधेयकों को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग में वे विधेयक थे जो तत्कालीन एवं आवश्यक समस्याओं से संबंधित था। द्वितीय भाग में वे विधेयक रखे गए जो अस्थायी विकास से संबंधित था। इन्हीं दोनों प्रकारों के विधेयकों को सामूहिक रूप से न्यू डील के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और उन्हें 6 मार्च 1933 को आपातकालीन विधेयक पास कराते हैं, कौन? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, और जो राष्ट्र की वित्तीय, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए आवश्यक थे, वैसे विधेयक पास करते हैं और विधेयकों को 2 भागों में रखते हैं। पहला भाग में उस विधेयक को रखा जाता है जो तत्कालीन समस्याओं को समाधान कर सके, यानी कि जो तत्कालीन समस्या पड़ा हुआ है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। और द्वितीय भाग में ऐसे विधेयक को रखा गया जो आराम से अस्थायी रूप से वो होते रहे। इसी को सामूहिक रूप को हम लोग न्यू डील के नाम से जाना जाता है। अब न्यू डील का उद्देश्य क्या था? आखिर रूजवेल्ट ने न्यू डील क्यों लागू करना चाहता था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रचलित अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप एवं नियंत्रण स्थापित कर आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों को समाप्त करना था। यानी उस समय जो प्रचलित अर्थव्यवस्था था उस पर राज का नियंत्रण हो, राज का हस्तक्षेप, जो मनमानी तरीके से जो अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जो अपना उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं, उस पर राज का, यानी राज्य सरकार का, देश का उस पर नियंत्रण हो, तभी हम
जो अमेरिका में जो आर्थिक मंदी का जो दुष्परिणाम का जो लोग झेल रहे थे उसको समाप्त किया जा सकता है। रूजवेल्ट स्वयं न्यू डील के व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहे कि हम मजदूर, मालिक एवं उपभोक्ता के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि चाहे तो मालिक हो, चाहे तो मजदूर हो, चाहे तो उपभोक्ता जो इसको प्रयोग कर रहे हैं, इन तीनों के मध्य हम संतुलन स्थापित करेंगे। न्यू डील का मुख्य उद्देश्य था कि उपभोक्ता, मालिक एवं मजदूर के बीच हम संतुलन बना करके रखेंगे तथा आंतरिक व्यापार को समृद्धिशाली बनाए रखना तथा बाहरी व्यापार खाते के दोनों पक्षों में वृद्धि प्राप्त करना था। न्यू डील का मुख्य उद्देश्य जो दोषपूर्ण जो अर्थव्यवस्था था उसको समाप्त करना था। इसके लिए कोई भी हर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में राज्य का नियंत्रण होगा, राज्य का हस्तक्षेप होगा और मजदूर, मालिक एवं उपभोक्ता के बीच संतुलन बनाकर रखना है और इसके लिए आंतरिक व्यापार को समृद्धिशाली बनाना है तब बाहरी व्यापार को भी समृद्धिशाली बनाना है, दोनों को संतुलन बनाकर रखना है। अब है कि न्यू डील को क्रियान्वयन के लिए निम्न 4 नीतियों को अपनाया गया, यानी न्यू डील को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए तो उसके लिए 4 नीति अपनाया गया। पहला औद्योगिक नीति, दूसरा आर्थिक प्रत्युत्थान नीति, तीसरा कृषि नीति, चौथा वित्तीय नीति। यानी न्यू डील को क्रियान्वयन के लिए 4 नीति अपनाया गया और उसमें जो पहला है वह औद्योगिक नीति है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का मानना था कि उद्योगपति के लाभ के स्थान पर जो हानि हो रही है उसका मूल कारण अत्यधिक प्रतियोगिता अतः लाभ के लिए प्रतियोगिता को समाप्त करना आवश्यक है। यानी औद्योगिक नीति में कहा गया कि जो भी जो समस्या आ रहा है उसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। आजकल देख रहे हैं आप लोग कि कितना मतलब नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना कंपटीशन है, उसी तरह वहाँ पे व्यापार व्यवसाय में उद्योगपति लोग का बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, अतः इस कंपटीशन को समाप्त करना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने अनेक कदम उठाए कि किस प्रकार व्यापार व्यवसाय में जो उद्योगपतियों को जो प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है उसको किस प्रकार समाप्त किया जाए। तो पहला देखते हैं, प्रत्येक उद्योग के लिए उद्योग संहिता बनाना जिसमें मूल्य वृद्धि की नीति प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा सके। यानी प्रत्येक उद्योगों के लिए एक कानून बनाया गया ताकि जो मूल्य वृद्धि की नीति है उसको अच्छे तरीक़ा से लागू किया जा सके। दूसरा जो नियम बनाया गया, औद्योगिक उत्थान के लिए जनता की क्रय शक्ति को शक्तिशाली होना आवश्यक था। इसके लिए श्रमिकों को सामूहिक मोल भाव व्यवस्था हेतु कानून पास किए गए। कहने का मतलब है कि औद्योगिक उत्थान के लिए जो जनता जो क्रय शक्ति जो खरीदते हैं वो लोग जो श्रमिक हैं वो लोग सामूहिक रूप से कुछ भी खरीद रहे हैं तो आराम से उस वस्तु का मोल भाव कर सके, इसके लिए कानून बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी यानी कि इतना मजदूरी मिलना चाहिए मजदूर को जिससे कि वह घर में भोजन की व्यवस्था अच्छा से कर सके, अच्छा से अपना स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, अच्छा से अपने बाल बच्चा को शिक्षा दे सके और इसके अलावा और भी कुछ काम कर सके, इतना मजदूरी मिलना चाहिए तथा घंटे का घंटा समय फिक्स कर दिया गया कि कितना समय तक मजदूर काम करेंगे एवं रोजगार की शर्तें निर्धारित कर दी गई। राष्ट्रपति को जनहित पर यानी जनता के लिए खर्च करने के लिए 30,000 लाख डॉलर खर्च करने का भी अधिकार मिला। यानी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को 30,000 लाख डॉलर खर्च करने का अधिकार भी मिल गया जनता के प्रति। ये सभी कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्युत्थान अधिनियम नीरा यानी नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत किया गया। यानी जितने भी कार्य जो भी 4 नंबर तक बताएं वे सभी कार्य औद्योगिक प्रत्युत्थान अधिनियम शॉर्ट में नीरा के तहत सारे किए गए और जो यह अधिनियम 1933 में पास हुआ था। इस नीरा अधिनियम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा जिसके कारण मजदूरी में 50% की वृद्धि हुई, रोजगार में 37% की वृद्धि हुई। लेकिन 1935 में सर्वोच्च न्यायालय ने नीरा को अवैध घोषित कर दिया जिसके कारण इसके सभी विभाग समाप्त कर दिए गए तथा सामूहिक सौदाबाजी और श्रम संगठनों के कार्य में गतिरोध पैदा हो गया। कहने का मतलब है 1933 ईस्वी में नीरा औद्योगिक प्रत्युत्थान अधिनियम पास किया गया जिसके तहत बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा। मजदूरी 25%, रोजगार की संख्या 37% बढ़ा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया जिसके कारण फिर से समस्या स्टार्टिंग होने लगा और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए 1935 ईस्वी में वेजनर अधिनियम
पारित हुआ, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने नीरा एक्ट को वैध सही ठहराया और कार्य आगे बढ़ने लगा। यानी फिर से वेजनर अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो नीरा है वह अच्छा है। और 1938 ईस्वी में फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट पास हुआ, जिसके तहत मजदूरों की काम करने की घंटे एवं उनके मजदूरी निश्चित कर दी गई। 1938 में फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट पास हुआ। इसके तहत मजदूरों को कितना मजदूरी मिलना चाहिए, कितना घंटा काम करना चाहिए, सारी चीज़ निश्चित कर दिया गया तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं काम अवैध रूप से नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं आर्थिक प्रत्युत्थान की नीति, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इस नीति के तहत अनेक कार्य किए गए, जैसे घाटे की अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाना, लोक बयानी जनता के प्रति व्यय के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई, कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रक्षेप शाख प्रशासन की स्थापना करना, कार्य सहायता एवं जनता कार्य विभाग की स्थापना करना, आवास निर्माण, गृह स्वामी ऋण देने विभाग स्थापना करना, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी बीमा, वृद्धा पेंशन आदि का व्यवस्था करना आदि था। ये सभी कार्य निस्संदेह आर्थिक प्रत्युत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यानी कि दूसरा जो नीति लागू किया गया आर्थिक प्रत्युत्थान, इसके तहत क्या हुआ कि कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत के लिए प्रक्षेप शाख प्रशासन की स्थापना किया गया, कार्य सहायता के लिए जनता की कार्य विभाग की स्थापना किया गया, आवास निर्माण शुरू कर दिया गया, जनता को आवास निर्माण दिया गया, गृह स्वामी को जो घर के जो मेन मालिक था उसके नाम से ऋण मिलना शुरू हो गया, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी बीमा, जो बेरोजगार है उसके लिए बीमा किया गया, वृद्धा पेंशन, वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दिया गया। ये सारे कार्य अमेरिका में रूजवेल्ट ने स्टार्ट किया। निस्संदेह इस तरह से देखते हैं कि लोगों की आर्थिक व्यवस्था पूरा फिर से अच्छी तरीक़ा से विकसित होने लगा। आगे देखते हैं कि कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसके तहत रूजवेल्ट का मानना था कि अत्यधिक उत्पादन के कारण कृषि में समस्या उत्पन्न हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाने के बाद कृषि में समस्या हो रहा है, जिस पर अतः रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में कृषि समायोजन अधिनियम पास किया, जिसके तहत किसान को अब कम उत्पादन करने के लिए कहा गया तथा सरकार के तरफ से किसानों की सहायता दी गई। अब किसान अच्छे कुछ ही खेतों पर कृषि करना शुरू किया, लेकिन उत्पादन और वृद्धि हो गया। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहने का मतलब है कि कृषि नीति के तहत रूजवेल्ट ने कहा किसानों को एक नियम पास किया रूजवेल्ट ने 1933 में, कृषि समायोजन अधिनियम। इस नियम के तहत था कि किसान लोग अब बहुत ही कम क्षेत्र में अपना खेती करें और जो बाकी क्षेत्रों में जो खेती नहीं करेंगे किसान, उसके लिए सरकार सहायता देगी। लेकिन अब किसान ने क्या किया कि जो अच्छी खेती था उस पर खेती किया, जिसके कारण और भी वृद्धि हो गया उत्पादन में। कहने का मतलब जब कोई टमाटर अगर देखते हम लोग अपना घर गाँव में देखते हैं कि जब टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो टमाटर को कोई उसको पूछता नहीं है, कोई लेना ही नहीं चाहता है, यहाँ तक कि किसान लोग खेत से तोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह अमेरिका में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था, जिसके कारण आर्थिक मंदी आ गई थी। अतः रूजवेल्ट ने कहा कि आप लोग सिर्फ एक हिस्सा में 4 हिस्सा, उसमें 3 हिस्सा में खेती कीजिए और एक हिस्सा में खेती, एक अंश में यानी खेती आप लोग नहीं कीजिए, तो हम सरकार की ओर से बोनस मिलेगा। इसके लिए रूजवेल्ट ने कृषि काश्तकारी अधिनियम 1937 में पास कराया और प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन सीमा निर्धारित कर दी गई तथा अभी घोषणा किया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि का एक अंश पर कृषि नहीं करेगा तो उसे सरकार की ओर से बोनस दी जाएगी। यानी कि जब शुरुआत में किसान लोग अच्छे खेतों में खेती किया तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया और उल्टा हो गया, जिसके कारण इसको अवैध घोषित कर दिया गया। 1936 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया। अब रूजवेल्ट ने एक और एक्ट पास किया, कृषि काश्तकारी अधिनियम 1937 में। इसके तहत कहा गया कि किसान लोग एक अंश में खेती नहीं करेगा तो सरकार की ओर से उसे बोनस दी जाएगी। इस प्रकार बोनस देकर कृषि की क्षति को पूरा कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं वित्तीय नीति। रूजवेल्ट ने मुद्रा एवं साख की व्यवस्था में सुधार के लिए तुरंत बैंकों को आदेश दिए कि वे जितने भी स्वर्ण मुद्राएं एवं स्वर्ण प्रमाण पत्र उनके पास है सभी सरकार को लौटा दें। यानी कि वित्तीय नीति के तहत रूजवेल्ट ने कहा कि बैंकों के पास जितने भी स्वर्ण मुद्राएं हैं और स्वर्ण प्रमाण पत्र वो सारे सरकार को दे दे और आपातकालीन बैठक बुला करके 1933 ईस्वी में बैंकिंग कंपनी अधिनियम के द्वारा पुनर्निर्माण वित्त निगम संघीय रिजर्व बैंक की
संस्थाओं एवं व्यवसायिक फर्मों की आवश्यक मात्रा में ऋण देने की दृष्टि से एक कर दिया गया और संघीय रिजर्व बैंक नोट प्रचलित करने के अधिकार भी दे दिया गया। कहने का मतलब वित्तीय नीति और वित्तीय व्यवस्था अच्छी होने के लिए संघीय रिजर्व बैंक की संस्थाओं एवं व्यवसायिक फर्मों की आवश्यक मात्रा में ऋण देने की दृष्टि से एक साथ उन दोनों को कर दिया गया और संघीय रिजर्व बैंक को भी नोट प्रचलित करने का अधिकार भी दे दिया गया तथा संघीय निरीक्षकों को आदेश दिया गया कि बैंकों को पुनर्निर्माण कर और बंद बैंकों को पुनः खोलने की व्यवस्था करें, यानी कि बैंक को पुनर्निर्माण किया जाए और जो बंद बैंक पड़े हैं उसको पुनः फिर खोलने की आदेश दिया गया। इस प्रकार 15 मार्च 1933 तक 50% बैंक खोले गए। इस प्रकार बैंकों की स्थापना समस्या समाप्त हो गई, यानी कि 15 मार्च 1933 आते आते 50% बैंक खोले गए। इस प्रकार जो बैंकों की समस्या थी वो समाप्त हो गई। यही नहीं, बाजार नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया, यानी बाजार में एक जैसा सबका मोल भाव हो, इस पर विशेष बल दिया गया। सुलभ मुद्रा नीति को विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया। टेंसी घाटी क्षेत्र के विकास के लिए टेंसी घाटी परियोजना बनाई गई। अमेरिका में जो टेंसी घाटी है उसी के आधार पर हमारा झारखंड में भी टेंसी घाटी की स्थापना की गई और उसके तहत दामोदर नदी में बांध बनाए गए। तो ये अमेरिका से ही लिया गया है। तो अमेरिका में टेंसी घाटी क्षेत्र के विकास के लिए टेंसी घाटी परियोजना बनाई गई। तो इस योजना को लागू करने के लिए टेंसी वैली डेवलपमेंट एक्ट पास कराया गया और 1940 तक टेंसी सत्ता ने 7 बांधों को निर्माण कर डाला। विद्युत गिरोह का निर्माण हुआ। भूमि कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाया गया। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाए गए। इस प्रकार योजना से अब विकसित क्षेत्र में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कहने के मतलब टेंसी वैली डेवलपमेंट एक्ट के तहत टेंसी सत्ता ने 7 बांधों का निर्माण कराया, जिससे विद्युत निर्माण होने लगा, बिजली उत्पादन होने लगा। भूमि कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया गया। बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए गए। इससे अब विकसित क्षेत्र भी विकसित होने लगा। अब हम देखते हैं कि न्यू डील का मूल्यांकन। न्यू डील किस तरह अमेरिका को समस्या का समाधान किया, तो देखते हैं कि रूजवेल्ट ने ऐसे समय में न्यू डील लागू किया जब अमेरिका का राष्ट्रीय जनजीवन आर्थिक मंदी के कारण अस्त व्यस्त था और लग रहा था कि अमेरिका में खूनी क्रांति हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई थी अमेरिका में कि लोग भूखमरी बेरोजगारी से तड़प रहे थे और लग रहा था कि अब यहाँ खूनी क्रांति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रूजवेल्ट ने न्यू डील के माध्यम से अमेरिका की समस्याओं को समाधान किया। न्यू डील के द्वारा बैंकिंग मुद्रा पद्धति को पुनर्जीवन मिला। न्यू डील के द्वारा बैंक के जो दिवालियाँ हो चुकी थी उसको पुनर्जीवन मिला। उद्योग तथा कृषि में वृद्धि हुई। रोजगार को प्रतिशत बढ़ा, यानी रोजगार जो बेरोजगार थे उन लोगों को रोजगार मिला और व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि हुई। थैंक यू।